मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग कर्नाटक टेट में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि कर्नाटक टेट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आइंदा इम्तिहान में हमें किस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम बात ये करनी है कि ज़्यादातर अफराद जो हैं हमारे चैनल से वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। मेहनत का सिला आप क्या देंगे? लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि उर्दू की तैयारी के लिए हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है सन 2016 का है। इसमें मैंने पैसेज वाले क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया है। पैसेज सॉल्व करने का तरीका पिछली वीडियो में मैंने बताया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो पैसेज आसान हो जाएगा आपको हल करना। चलिए, पहला सवाल है कि ज़बान की तदरीसी महारतों की तरतीब, लैंग्वेज स्किल की तरतीब पूछा जा रहा है, उसका सीरियल पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो लैंग्वेज स्किल होती है वो 4 होती है। लिसनिंग स्किल पहले, उसके बाद स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग स्किल और आखिरी जो होती है वो राइटिंग स्किल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। LSRW ये सही क्रम है, यानी कि सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो चौथा वाला ऑप्शन इसी क्रम में है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन ज़बान की तदरीसी महारतों की सही तरतीब है। अब यहाँ पे लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड कुछ सवाल भी आते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं। कभी कभार आपसे पूछ देता है कि ज़बान की जो महारतें हैं उसमें अखज़ी महारत कौन कौन सी है और तख्लीकी महारत कौन कौन सी है। अंग्रेज़ी में रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 लैंग्वेज स्किल ऐसी हैं जो कि रिसिप्टिव हैं और 2 क्या हैं? एक्सप्रेसिव हैं। लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल, ये दोनों जो हैं वो आपकी अखज़ी महारत हैं, रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल हैं। इसको हम लोग उसूल करने की महारत भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिंदरजा झेल में उसूल करने की महारत कौन है, ऑप्शन में आपका लिसनिंग स्किल यानी कि सुनना और रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना रहे, तो ये आपका जवाब होगा। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि तख्लीकी महारत कौन कौन सी है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी है। तो बोलना और लिखना, ये दोनों जो हैं वो आपकी तख्लीकी महारत हैं, जिसको हम लोग एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल भी कह सकते हैं। तो लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड कहीं से भी सवाल आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। एक सवाल ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज स्किल हैं उनका आपस में जो ताल्लुक़ होता है वो क्या होता है। तो लैंग्वेज स्किल जो चारों होती हैं वो एक दूसरे से मरबूत होती हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक सवाल और उससे रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स आपको बता दिए। अगला सवाल ये 3री से 7वीं जमात के तलबा में आमूजी सलाहियतों और काबिलियत को फ़रोग़ देने के लिए, यानी कि लर्निंग एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए महकमा तालीमात आम्मा की तरफ से सिफारिश करदा एक सरगर्मी है। यानी कि क्लास 3 से 7 तक के जो स्टूडेंट हैं उनमें जो लर्निंग एबिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए एजुकेशन का जो महकमा है उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है। 4 ऑप्शन है। मुसव्विरी का खेल मेला, दूसरा है पढ़ेंगे खबरें सीखेंगे लिखना, तीसरा है खेलों के मुकाबले, चौथा अजायब घर की सैर। तो चारों जो स्ट्रेटजी हैं या हम कह सकते हैं जो चारों सरगर्मियां हैं, इसमें महकमा तालीमात आम्मा ने जो सिफारिश की है 3 से 7 क्लास के बच्चों के लिए वो है पढ़ेंगे खबरें सीखेंगे लिखना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, जो कि बहुत ही आसान है। उम्मीद है इसका जवाब आप लोग स्वयं देंगे, खुद देंगे। मीर मुअल्लिमीन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है
क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, हाँ आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि जो मीर मुअल्लिमीन है उसकी बड़ी जिम्मेदारी क्या तलबा और मुअल्लिमीन की हाज़िरी की बाकायदा निगरानी करना है, दिसंबर के महीने में सालाना बजट की मंजूरी करना है, या फिर शहर वालों की तिब्बी जाँच यानी मेडिकल टेस्ट का इंतज़ाम करना, या फिर महकमा औकाफ़ की जानिब से जारी करदा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का बाकायदा इनेकाद करना है। तो मीर मुअल्लिमीन की बड़ी ज़िम्मेदारी क्या होती है, कमेंट कीजिएगा। चलिए एक सेंटेंस यहाँ पे है, आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। चंद लड़के दरख्त की ठंडी छाँव में बैठे हैं, इस जुमले में पाया जाने वाला ज़माना। अब देखिए ज़माना 3 किस्म का होता है, माजी जिसको हम लोग पास्ट कहते हैं, उसके बाद होता है प्रेजेंट जिसको हम लोग हाल कहा जाता है, उसके बाद होता है फ्यूचर जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। चंद लड़के दरख्त की ठंडी छाँव में बैठे हैं, इस वक्त बैठे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे कर्नाटक टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं ना, आप लोग MM अली की आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप इस वक्त सुन रहे हैं ना, फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में सुन रहे हैं, तो ये सेंटेंस में जो ज़माना होगा वो हाल होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि फ़िलहाल बैठे हुए हैं इसलिए हाल। दावत, दावत का मतलब क्या होता है, अंग्रेज़ी में इनविटेशन कहते हैं, तो दावत का मतलब रखने वाले के लिए जो सही तलफ़ुज़ होता है वो होता है ज़ियाफ़त, लेकिन ज़ियाफ़त का सही इमला यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ज़ियाफ़त इस तरह से सही आपका होगा, ज़ियाफ़त ये सही इमला है दावत के मानी के लिए। चलिए साबके से गैर मुज़य्यन लफ्ज़, साबका और लायका समझते हैं। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जुड़ जाए तो वो होता है आपका साबका। ठीक है, और किसी भी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ का टुकड़ा जुड़ के उसकी मीनिंग बदल दे तो वो होता है लाहिका। ठीक है, अब साबका और लाहिका क्या होता है आपने जान लिया, मैं मिसाल दूं। अब देखिए मैं आपको कहता हूँ करार, ये मैंने लिखा करार, अब मैंने इससे पहले लिख दिया बे, तो ये जो बे है ये साबका है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया चाल, अब मैंने इसके आगे लगा दिया साज, तो ये जो है ये चाल के बाद में आया है, तो ये आपका लायका हो गया। ठीक है, तो साबका और लायका समझ में आया। अब चलिए इसमें आइए, बद अखलाक, अखलाक से पहले बद है, साबका से मुज़य्यन शब्द है, शर्म से पहले बे है, इसमें भी साबका है, जवाल से पहले ला है, इसमें भी साबका है, लेकिन यहाँ पे देखिए बाजी है, तो बाजी इससे पहले कोई साबका नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बात हो सकता है साबका, नहीं, साबका और लायका जो होता है जब आप उसको अलग अलग करेंगे तो दोनों मीनिंग देगा। जैसे बद अखलाक है, मैं इसको अलग करूं बद और अखलाक, तो बद की भी मीनिंग आ रही है यानी बुरा, और अखलाक इसकी मीनिंग भी आ रही है बिहेवियर, तो दोनों की मीनिंग आ रही है। तो जिसमें दोनों की मीनिंग आए अलग अलग करने पे वही साबका या लायका उसी में भी उसी में ही होगा। अब देखिए इसमें नहीं है, तो अब मैं बा लिखा और जी लिखा, तो इसमें बा मतलब साथ कह सकते हैं, जी का मतलब क्या होता है, कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही है ना, तो मीनिंग निकलनी चाहिए अलग अलग करने पे वही साबका या लायका होगा। तो बद में इसमें अखलाक में बद लिखा हुआ है, साबका है, बेशरम में लिखा हुआ है बे, ये भी साबका है, लाजवाल में ला, ये भी साबका, लेकिन बाजी इसमें साबका नहीं है। ठीक है, जलवा तेरा आया है तो पिन्हा, जलवा तेरा आया है तू पिन्हा, कौन जाने कि तू कहाँ है, यानी आया मतलब होता है जो जाहिर होता है और पिन्हा मतलब जो छुपा हुआ होता है। तो इस शेर में जो लफ्ज़ आया है इसकी ज़िद क्या होगी, आया यानी जो जाहिर हो और पिन्हा यानी कि जो छुपा हुआ हो, तो पिन्हा ये
इसकी जिद हो गई लफ्ज़ आया की। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, पहले से कुछ क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। दौर हाजिर ये जो है ये कैसा लफ्ज़ है, मुफरद है, मुरक्कब है, ज़मीर है या फिर फ़ेल है। अब देखिए यहाँ पे दौर एक लफ्ज़ है, फिर हाजिर है, दोनों को मिला दिया गया दौर हाजिर, तो ये मुरक्कब हो गया। दो लफ्ज़ों से मिला के जब कोई एक लफ्ज़ बनता है तो वो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दौर हाजिर ये आपका मुरक्कब लफ्ज़ है। कवायद के लिहाज से सही जुमला क्या है? रियाज़ी सीखने वालों के मुस्तकबिल बहुत रोशन है। दूसरा है रियाज़ी सीखने वालों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, या फिर रियाज़ी सीखने वालों की मुस्तकबिल बहुत रोशन है, या फिर रियाज़ी सीखने वालों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अब देखिए इसमें चारों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रियाज़ी सीखने वालों का होना चाहिए था, यहाँ पे भी रियाज़ी सीखने वालों का होना चाहिए था, यहाँ पे तो का है लेकिन यहाँ पे रोशन है कर दिया जो कि है होना चाहिए था। इस तरह से चारों सेंटेंस में जो सही सेंटेंस हो गया कवायद के लिहाज से वो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है। तदरीस के लिए ज़बान की तदरीस में अहम क्या है? लैंग्वेज टीचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बुलंद आवाज़ में पढ़ना। जब आप तेज़ तेज़ पढ़ेंगे तभी टीचर आप का जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझ पाएगा। अगर आप प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहे हैं तो टीचर उसको करेक्ट कर पाएगा। तो छोटी आवाज़ में पढ़ना ये ज़बान की तदरीस में कम अहम है। रुक रुक कर पढ़ना ये भी कम अहम है। खामोशी से पढ़ना, खामोशी से पढ़ना, चुपचाप पढ़ेंगे आप क्या पढ़ रहे हैं टीचर को पता ही नहीं चलेगा, तो आपकी तदरीस कैसे करेगा? बुलंद आवाज़ में जब आप पढ़ेंगे तो इससे टीचर को आप एक क्या देंगे, एक आप अपनी आवाज़ का एक सैंपल देंगे जिसको वो सुधारेगा। अगर आप ज को ज पढ़ते हैं तो वो टीचर उसको सुधारेगा। कब? जब आप बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे तभी। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। सफ़ेद खून होना ये मुहावरा है। ठीक है, सफ़ेद खून होना जब इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और आपस में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए हम कहते हैं सफ़ेद खून हो गया, उसका खून सफ़ेद हो गया। भाई भाई से मोहब्बत नहीं करता है, ठीक है, तो कहते हैं अरे यार उसके भाई का तो उसके लिए खून सफ़ेद हो गया है। तो खून सफ़ेद होना मुहावरे का मतलब है इंसानों के दरमियान मोहब्बत और प्यार बाकी न रहना। अगला सवाल यह है कि सही ज़रबुल मसल है। ज़रबुल मसल यानी कि मिसाल सही कौन है? तो घर की दाल मुर्गी बराबर नहीं, ये गलत है। घर की रोटी दाल बराबर, ये भी गलत है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सही है। यानी जो घर की चीज़ें होती हैं वो कम अहमियत रखती हैं, जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं वो कम अहमियत रखती हैं। इस ज़रबुल मसल का, मिसाल का, कहावत का सही मतलब है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सही आपकी ज़रबुल मसल है। इन चारों लफ्ज़ों में जिन्स के एतबार से बेजोड़, जो आपका जिन्स के जेंडर के लिहाज से जो ऑड है वो आपको बताना है। तो इधर से आते हैं दोस्ती, ये क्या है? मुअन्नस है। खामोशी ये भी मुअन्नस है। खुशी ये भी मुअन्नस है, लेकिन काफिला ये मुज़क्कर है, तो ये जिनसी लिहाज से ये बेजोड़ है। मोर की तानीस, मोर की आपकी जो तानीस है यानी कि मुअन्नस है आपको बताना है। पीकॉक का फेमिनिन जेंडर बताना है, तो पीकॉक का फेमिनिन जेंडर आपको बताना है। कमेंट करके मैं यहाँ पे मोर का बता रहा हूँ, ठीक है। पीकॉक का फेमिनिन जेंडर आपको बताना है, मैं यहाँ पे मोर का बता रहा हूँ। ज़रा देखते हैं अंग्रेजी कितने लोगों को आती है। मोर की तानीज़ जो होगी वो मोरनी होगी। और असर लज इत्रदान, इत्रदान यहाँ पे आप देख सकते हैं इत्र और दान, इसमें जो दान है ये क्या है? साबका की मिसाल है, अलामत तजाद है, अलामत तशबीह है, या फिर लायका है। तो मैंने साबका और लायका आपको बताया था। तो इत्र दान में ये लायका है, ठीक है। दान जो है ये लायका की मिसाल है, क्योंकि इत्र के बाद दान लग रहा है। तो सन 2016 में ये क्वेश्चन पेपर आया था, जिसका मैंने सेक्शन बी जो था वो आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि सवालात आपको समझ में आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बार बार कह रहा हूँ, मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेहनत के मुताबिक मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।